दोस्तों आज मैं आपसे एक ऐसी कंपनी की बात करने वाला हूँ जो इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट टेक कंपनीज है, लेकिन शायद आपने से अभी तक किसी ने इसका नाम भी अच्छे से तरीके से सुना नहीं होगा या फिर जानते भी नहीं होंगे, क्योंकि ये कंपनी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक के अंदर काम तो करती है लेकिन डायरेक्टली कोई फिजिकल कोई फोन या कोई प्रोडक्ट आपको डायरेक्टली यहाँ पर बेचती नहीं है। लेकिन इंडिया की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट और लीडिंग कंपनी है जो टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज्यादा काम करी है और मेरी नजर में शायद इसके बारे में जानना काफी जरूरी है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक देखा तो कोई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपको डायरेक्टली यहाँ पर बना कर नहीं बेचती, ना ही टाटा कंपनी का कोई फोन आएगा, कोई टैबलेट आएगा, ना कोई कंप्यूटर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये कंपनी कितनी पावरफुल है, आज के समय इंडिया में जितने भी आईफोन बिकते हैं ना, मेजोरिटी इसी कंपनी के प्लांट में यहाँ पे बनते हैं, क्योंकि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने शुरुआती दिन से ही यहाँ पे अपने कोर चीजों पे फोकस करना शुरू कर दिया था कि कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स अलग अलग चीजें इंडिया में बना सकते हैं और कैसी चीजों को नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हैं। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, यानी कि आज से पहले हम लोग अक्सर जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होते थे उसके लिए चाइना पे काफी ज्यादा निर्भर करते थे। सिंपल सी बात है, क्योंकि इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल भी नहीं थी। फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक्स बनने लगे, धीरे धीरे चीजें बनने लगी और आज भी देखा तो मोस्ट ऑफ द चीजें असेंबली होती है। लेकिन टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने काफी इंटरेस्टिंग चीजें करी, जैसे कि उसने पेगाट्रॉन नाम की कंपनी का जो प्लांट है उसे एक्वायर किया और यहाँ पे टाटा ने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज देना शुरू करी, जहाँ पे सर्विसेज का मतलब ये रहता है कि खुद हमारे पास कैपेसिटी है टेक्नोलॉजी बनाने की, यहाँ तक कि हमारे पास प्रोडक्ट्स बनाने की कैपेसिटी है। हम लोग यहाँ पे स्मार्टफोन और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे बना सकते हैं। और ऐसे ही उसने आईफोन की फैसिलिटी को एक्वायर करके आईफोन्स को बनाना शुरू किया और आज के समय में मेजॉरिटी जो आईफोन की असेंबलिंग होती है इंडिया में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे करता है। इसके साथ ही सिर्फ टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे असेंबलिंग तक ही सीमित नहीं रहा, यहाँ पे जो धीरे धीरे कंपोनेंट्स होते जो आईफोन के अंदर लगते हैं उनकी भी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे ऑलरेडी शुरू कर चुका है और धीरे धीरे और भी कंपोनेंट्स को बनाना शुरू कर रहा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रहती है। और इसी से आप समझ सकते हैं कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे आईफोन तो यहाँ पे बना रही है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। लेकिन अक्सर ये सवाल आता है कि हम लोग असेंबलिंग ही करते रह जाएंगे क्या? बाहर तो यार चिप्स बनती हैं, यहाँ पे फैब्रिकेशन नहीं होता और ज्यादातर जो हम चीजें हैं वो इंडिया में यही करते कि बाहर से अलग अलग जगहों से कंपोनेंट्स खरीदे, इंडिया में चिपका के हम बेचने लगे। ये सवाल का आंसर भी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने दिया। 91,000 करोड़ रुपीस का धोलेरा गुजरात के अंदर ये फैब्रिकेशन प्लांट बना रहे हैं, जिसके अंदर ये लोग अप टू 28 mm के वेफर्स को प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि प्रॉपर सेमीकंडक्टर बनेगा रॉ मटेरियल डाल के, यानी कि प्रॉपर सेमीकंडक्टर के वेफर्स बनेंगे। ये फर्स्ट टाइम होगा इंडिया में जब हम इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी को यहाँ पे यूज करेंगे और उम्मीद की जा रही है 28 mm का प्लान 2026 में स्टार्ट हो जाए, 2027 तक मास स्केल से मैन्युफैक्चरिंग होना शुरू हो जाए, जो कि बहुत ही सही चीज होती है। लेकिन ये लोग सिर्फ वेफर्स बनाने तक नहीं रुक रहे, ये लोग यहाँ पे रेडी टू यूज चिप बनाएंगे यहाँ पे अपनी असम की प्लांट के अंदर, यानी कि असम में भी एक और प्लांट बना रहे हैं लोग, जिसके अंदर आने वाले समय में लोग ATMP यानी कि असेंबली टेस्टिंग मार्किंग एंड पैकेजिंग करेंगे और OSAT यानी कि आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबलिंग एंड टेस्टिंग करेंगे। यानी सिंपल सी बात है कि यहाँ पे वेफर्स आएंगे और उसके बाद यहाँ पे रेडी टू यूज माइक्रोचिप्स बनेगी, जिसे आपके डायरेक्टली आपके मोबाइल फोन, आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, आपके कैमरा, लैपटॉप या टैबलेट्स कहीं पर भी इंप्लीमेंट किया जा सके। और ये बहुत ही अच्छी चीज रहती है, यानी कि अगर हमने 28 mm की चिप्स भी अगर यहाँ पे बनाना शुरू कर दी, इससे डिपेंडेंसी इतनी कम हो जाएगी हमारी फॉरेन कंट्रीज के ऊपर कि हम इंडिया में ही इनको बना पाएंगे। और सबसे बड़ी चीज ये कि यहाँ पे ये कंपनी इंडिया में चिप्स तो बनाएगी, इसको यहाँ पे बाहर भी एक्सपोर्ट करेगी। यस, ऑलरेडी टाटा ने इंटेल कंपनी के साथ बात चल रही है, इनकी MOU वगैरह साइन हो गया, जहाँ पे टाटा कंपनी यहाँ पे इंटेल जो चिप वगैरह डिजाइन करेगी, टाटा चिप्स को यहाँ पे प्रोड्यूस करके इंटेल को यहाँ पर बेचेगी, जो कि बहुत ही अच्छी चीज हो जाती है। यानी कि सिंपल सी बात है कि हम इंडिया के अंदर अब इस लेवल पे आगे बढ़ रहे हैं कि यहाँ पे अब हमें डिपेंडेंसी जो रहती है वो बाहर की कंपनीज पे कम से कम करनी पड़ रही है इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। इंडिया में ही अलग अलग चीजें यहाँ पे बना रहे हैं और सिर्फ टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे रुकने नहीं वाली, इसलिए ना अलग अलग काफी सारी पार्टनरशिप्स वगैरह यहाँ पे कर रखी है। जैसे कि PSMC कंपनी है जिसने यहाँ पे टाटा को यहाँ पे प्रोवाइड करेगी फाउंड्री और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जिससे वो धोलेरा वाले प्लांट के अंदर अलग अलग फैब्रिकेट कर पाएंगे अपने चिप्स को। ये काफी अच्छी चीज है। इसके साथ ही टोक्यो इलेक्ट्रॉन है जो एडवांस फैब इक्विपमेंट्स यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है। इसके साथ ही साइनॉप्स एक कंपनी है जो कि PDKs ऑफ फैब बनाने के लिए जो डिजाइनर्स होते हैं वो प्रोवाइड करेगी। इसके साथ ही मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स है जो स्पेशल मटेरियल्स को प्रोवाइड करेगी। इंटेल के साथ ऑलरेडी यहाँ पे कोलैबोरेशन चल रहा है जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं और एडवांस पैकेजिंग करेंगे इंटेल की चिप्स की। इसके साथ हाईमैक्स हो गया, बॉश हो गया, BL हो गया, अलग अलग कंपनीज हो गई जिससे लोग डिस्प्ले ड्राइवर की चिप्स हो गई, ऑटोमोटिव सेक्टर, डिफेंस सेक्टर के लिए अलग अलग जो कोर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं वो बना ले। और सबसे अच्छी चीज है कि EV सेगमेंट के लिए भी अलग अलग चिप्स वगैरह लोग डेवलप कर रहे हैं, जिसके अंदर ये लोग रोम्स यानी कि पार्टनरशिप कर रहे हैं ROHM नाम की कंपनी के साथ, जिसका यूज करके लोग अलग अलग छोटे कंपोनेंट बना पाएंगे, जिसका यूज यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले सेक्टर में हो पाए।
है, जो कि बहुत ही सही और कूल चीज होती है। और ऐसे देख के बात बताओ, सिंपल सी समझ में आती है कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसी कंपनी जिसका शायद नाम आप कभी नहीं सुनोगे, ना ही कभी भी आप इसके प्रोडक्ट देखोगे, लेकिन इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है ना, ये डीप इतने लेवल पर होता है कि जो एग्जैक्टली में नेसेसरी है। देखो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताऊं क्या रहती है हम लोगों के साथ। हम लोगों को अक्सर ये लगता है कि जो कंपनी हमारे सामने है वही कंपनी एग्जिस्ट करती है, जो कंपनी हमारी आंखों के सामने नहीं है वो कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन रियलिटी में वही कंपनीज होती है जो बिहाइंड द सीन रह के काम करती है और बैक एंड में अपनी टेक्नोलॉजी बनाती है, और एक तरह से देखा तो दुनिया के लिए बोरिंग जो काम होता है वो करती है। जैसे कि टीएसएमसी इतनी बड़ी कंपनी हो गई है ताइवान की कि आज के समय में दुनिया का सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस करती है। आप भले ही कोई भी मोबाइल फोन यूज करो, चाहे एंड्रॉयड हो चाहे आईफोन हो, उसके अंदर चिप्स टीएसएमसी की ही गई होंगी, कोई ना कोई चिप तो टीएसएमसी की द्वारा लगाई गई होगी उसके अंदर। एनवीडिया जैसी कंपनी, अक्सर इसे लोग गेमिंग से एसोसिएट करते थे, लेकिन एनवीडिया को ट्रू सक्सेस गेमिंग के साथ नहीं मिली। जब एआई का रिवॉल्यूशन आया और एआई चिप्स की डिमांड बढ़ी मार्केट में, तो एआई के लिए जो एनवीडिया के जीपीयूज होते वहां पे डिमांड गई। और आज के समय में एनवीडिया का टोटल फोकस गेमिंग पर बिल्कुल भी नहीं है। एनवीडिया ने फोकस शिफ्ट करके गेमिंग से आगे निकल चुकी है, आपके एआई सर्वर के ऊपर और एआई चिप्स बनाने के ऊपर। इस चीज में एनवीडिया यहाँ पे खेली है। और इवन इंडिया में भी बात करें तो बहुत ही अच्छा एग्जांपल है मेरे पास लावा का। लावा को आज हम जानते हैं मैन्युफैक्चरिंग करती है स्मार्टफोन्स की, इसलिए इंडिया में इकलौता ब्रांड बचा हुआ है जो काफी अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स वगैरह निकालता है। लेकिन आपको एक बात बता सकता हूँ कि लावा कंपनी इतने लंबे समय तक सर्वाइव सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि उसने बैक एंड में उसके पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज शुरू कर रखी थी, जिसके कारण वो दूसरी कंपनीज के भी एक टाइम पे मोबाइल फोन बनाते थे, जिसमें मोटरोला हो गया, नोकिया हो गया, इन कंपनीज के भी फोन बना रहे थे बीच में, जिस कारण से कंपनी ने काफी लंबे समय तक कोई ज्यादा खास प्रोडक्ट रिलीज नहीं करे। लेकिन फिर भी कंपनी मार्केट में टिकी रही और मार्केट में यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से आगे निकल गई और अब धीरे धीरे यहाँ पे कमबैक कर रही है। सेम केस विद माइक्रोमैक्स को लोगों ने आउटराइट यहाँ पे रिजेक्ट किया, उसके प्रोडक्ट्स में क्वालिटी नहीं थी और वो चीज यहाँ पे बिल्कुल खत्म हो गई। लेकिन उसका जो मैन्युफैक्चरिंग आर्म है भागवती, वो यहाँ पे काम कर रहा है और आज के समय में ढेर सारा जो प्रोडक्शन होता है मोबाइल फोन का, वो यहाँ पे आपका भागवती इधर बनाता है। नोकिया का क्लियर एग्जांपल है। नोकिया आज के समय में स्मार्टफोन वाले स्पेस आउट हो चुके हैं, लेकिन क्या नोकिया कंपनी खत्म हुई? नहीं, उसने पिवट करके डायरेक्टली यहाँ पे काम कर रही है टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट के ऊपर। देखो कहने का मतलब इधर ये कि यहाँ पे वो कंपनी हमेशा आगे नहीं निकलती जो यहाँ पे आपको सामने चीजें दिखाती है। और इवन अगर मैं इसे चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी के साथ कंपेयर करूँ ना, तो एक बात समझ में आती है कि चाइनीज स्मार्टफोन मेकर्स का अक्सर हमारे पास नाम आता है कई बार इनोवेशन या कोई नई टेक्नोलॉजी सामने लाने के लिए, और अक्सर हम चाइनीज कंपनीज या इनके इनोवेशन के बारे में बात करते हैं। लेकिन बात यह कि वो सिर्फ एक फ्रंट एंड है। फ्रंट एंड में आपको चीजें प्रेजेंट की जा रही है, प्रोडक्ट बनाया जा रहा है और आपको उसकी मार्केटिंग यहाँ पर दिखाई जा रही है। लेकिन बैक एंड में जो इनोवेशन होता है जिसे करने में सालों लगते हैं, उन कंपनी से उन लोगों के नाम आप तक कभी सामने आ ही नहीं पाते। फॉर एग्जाम्पल अगर बताऊं तो यहाँ पे चाइना में मान लो किसी ने नए टाइप का स्टोरेज मॉड्यूल क्रिएट कर लिया, वो चाइनीज कंपनी सबसे पहले ले आएगी। या फिर किसी ने नए टाइप की मेमोरी मॉड्यूल बना दिया या रैम का कोई नया टाइप बना दिया, LPDDR6 या LPDDR7 बना दी, तो वो कोई कंपनी अपने फोन के अंदर ले आई और बोलेगी हम सबसे पहली कंपनी होती है जो रैम मॉड्यूल ला रहे हैं। या फिर रीसेंट इनोवेशन में बात करें सिलिकॉन कार्बन बैटरीज का, चाइना में किसी ने फैक्ट्रीज के अंदर इसको मास प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया सिलिकॉन कार्बन बैटरीज को, और एक कंपनी को देना शुरू कर दिया, फिर बाकी कंपनीज भी लाइन में आ गई, फिर हर दूसरी कंपनी अपने फोन के अंदर सिलिकॉन कार्बन बैटरीज को डाल रही है। कहने का मतलब ये कि इनोवेशन जो मोस्ट ऑफ द चीजें रहती है ना बैक एंड में सप्लाई चेन साइड में होती है। सिंपली आंसर है इसका फोल्डेबल के साथ है। फोल्डेबल का जो डिस्प्ले पैनल होता है BOE नाम की कंपनी ने बनाना शुरू कर दिया सस्ते में, तो बाकी सभी कंपनीज ने धीरे धीरे अपने फोल्डेबल फोन निकालना शुरू कर दिए। टिपिकल जो कंपोनेंट्स होते हैं ना वो एक बार बनना शुरू हो जाते तो दूसरी कंपनीज को एक्वायर करके अपने प्रोडक्ट में बनाना शुरू कर देती है। कई बार लोगों को लगता है इनोवेशन हो रहा है, लेकिन ट्रू इनोवेशन ये कंपनी साइड में नहीं होता, सप्लायर एंड साइड में होता है, जिस वजह से यहाँ पे चीजें इनोवेट होती रहती है और सप्लायर को भी नई नई चीजें बनानी रहती है ताकि वो इन बड़ी बड़ी कंपनीज को एज अ कस्टमर यहाँ पे बेच सके, और ये कंपनीज भी पार्ट्स खरीद के अपने मोबाइल फोन में चिपका के आपको मार्केटिंग करके फोन यहाँ पे बेचना शुरू कर दिया। क्योंकि कंपनी को भी कुछ ना कुछ चाहिए हर बार एक नया फोन निकालने के लिए और आप लोग को ये दिखाने के लिए कि उनके फोन में इस बार कुछ नया है ताकि उसके आप पैसे दो। देखो ये पीछे का सिंपल सा गेम चल रहा था, लेकिन एक्जैक्टली में कहने का मतलब इधर ये कि एक्जैक्टली में जो इनोवेशन होता है ना बैक एंड साइड में होता है, और बैक एंड साइड में साइलेंटली जो चीजें रहती है यहाँ पे काम करना जरूरी है। देखो यहाँ पे आईफोन का बनना एक स्टार्टिंग पॉइंट था, बहुत अच्छी चीज थी। इसके बाद के कंपोनेंट्स का बनाना एक अच्छी चीज थी। इसके अलावा सेमीकंडक्टर के अंदर भी कूदना एक काफी अच्छा बोल्ड स्टेप था जो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने यहाँ पर किया, और आज के समय में सेमीकंडक्टर बनाना, चिप बनाना, डिस्प्ले ड्राइवर्स बनाना
बहुत ही सॉलिड काम है। और मेरे को लगता है कि इंडिया में इसी तरीके की और बैक एंड में टेक्नोलॉजी कंपनीज क्रिएट करने की जरूरत है, क्योंकि सच बताओ फ्रंट एंड वाली चीज तो हमें बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, देखने में बहुत ज्यादा कूल लगता है, लेकिन बैक एंड में जो ट्रू इनोवेशन, ट्रू हार्डवेयर होता है ना, वो पीछे ही यहाँ पे क्रिएट किया जाता है। और जो एग्जैक्टली में जो सबसे ज्यादा फायदा जो कंपनीज यहाँ पे पहुंचाती है ना, वो यहाँ पे बैक एंड में जो मोस्ट बोरिंग चीज करती है, जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं होता, वो करती है। और यहाँ पे देखा जाए तो काफी अच्छा एग्जांपल है TSMC का, जो ताइवान की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज यहाँ पे हो जाती है। सैमसंग की बात करें तो भले ही मोबाइल फोन बिजनेस उसका इतना अच्छा वाकई में नहीं चलता है, लेकिन सैमसंग सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनाती है, जो खुद भी यूज करती है, बाकी कंपनीज को भी बेचती है, उससे पैसा बनाती है। यहाँ तक कि सैमसंग लीडर बन चुका है एमोलेड डिस्प्ले बनाने के ऊपर, वहां से वो कमाल कर देते हैं। देखा जाए तो इस तरीके के जो कंपोनेंट और क्रिटिकल चीजें रहती है ना, इसके अंदर इनोवेशन आना चाहिए और यहाँ पे उन चीजों को यहाँ पे बनना चाहिए और उसके अंदर स्केल आना चाहिए। सिर्फ इसीलिए यहाँ पर बात करी। देखो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स काफी एक अच्छी चीज है, काफी अच्छा काम कर रही है, लेकिन सच बात बताओ टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी एक कंपनी से बात नहीं बनेगी, ऐसी हमसे कम से कम कई सारी कंपनीज चाहिए होंगी जो यहाँ पे बैक एंड में यहाँ पे काम करें, सेमीकंडक्टर क्रिटिकल कंपोनेंट और वो चीजें यहाँ पे बनाएं जो एग्जैक्टली में यहाँ पे डलती है। हमें ट्रूली आईफोन का कंपेटिटर यहाँ पर नहीं क्रिएट करना है, हमें वो चीजें बनानी जो आईफोन के अंदर भी यहाँ पर डले, और इसी तरीके से हमें ट्रूली जो वर्ल्ड लीडर हो सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में, वो बन सकते हैं। तो दोस्तों यार ये कुछ कहानी थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था टाटा इलेक्ट्रॉनिक जैसी कंपनी के बारे में, जो लिटरली एक ऐसी कंपनी निकल कर रही है जिसके बारे में लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता है, लेकिन फिर भी इंडिया के अंदर जो टेक के अंदर जो ट्रू रिवोल्यूशन है ना, वो यही लोग यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। बाय द वे आप लोग का इस बारे में क्या ओपिनियन है, नीचे मत कमेंट बताना ना भूलना। वीडियो पसंद है तो लाइक करो, कुछ भी नया जाना है चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।